ओके, तो अभी आज के सेशन के लिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो एक आपसे बहुत सारी चीज़ें वार्तालाप करने के लिए या आपको फाइनल आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे कहा गया है अमिता सिस्टर ने। तो हम 1 मिनट के लिए परमात्मा से हम ब्लेसिंग्स लेते हैं कि आगे के लिए हमको अच्छी शक्ति दे। तो हम 1 मिनट के लिए बाबा की याद करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। क्लास कर रहे हो। हाँ, तो आवश्यक जानकारियाँ और आवश्यक सूचनाएं यह है कि जब मेरा सेशन शुरुआत होगी या तो किसी ने भी बीच में अपना माइक्रोफोन जो है वो चालू नहीं करना है। अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आप माइक्रोफोन को अनलॉक करके आप सेशन के बीच में आप उसके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है। तो उस प्रकार से आपको जो भी गाइडलाइंस दी जाएगी वो आप अच्छे से, क्योंकि ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और लगभग मैं यहाँ से 17 पार्टिसिपेंट आप ज्वाइंट हुए हो और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो दिन जो है वो एक नॉर्मल डेज है, वीकेंड नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने काम भी चलते हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं और देखते भी हैं। तो फिलहाल तो मैं आपसे जो आपके फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो उनका आपके जो भी क्लासेस हुए हैं उसको भी मैंने ज्वाइन किया था और उस क्लासेस के माध्यम से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि हमारे जो भी काउंसलर है या फैकल्टी मेंबर है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस कंडक्ट किए हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो सदस्य है उसमें मैं बात करना चाहूँगा या नाम लेना चाहूँगा दीपक भाई का, अमिता सिस्टर का, माधवी बहन का, जो जिन्होंने अच्छे अच्छे क्लासेस आपके साथ आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। तो उनको भी जो वीडियो लिंक है या क्लासेस की जो भी वीडियोस है तो उसकी लिंक भी आपको भेजी हुई है, वो भी आप जरूर देखना। और उस प्रकार से आपकी तैयारी तो चल ही रही है। तो मैं आपको इस सेशंस के अंदर कुछ टिप्स बताऊंगा, जो मेरा अनुभव रहा वो भी मैं आपको शेयरिंग करूंगा। पहले तो आपका जो भी कोर्स है उसको नॉमेनक्लेचर है फर्स्ट ईयर बीए इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। मतलब इसका मतलब आता है कि प्रथम वर्ष जो आपका डिप्लोमा का है मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा का। तो मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है को जो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप वो दिन याद रखना जब आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था या आपको पता चला था कि ऐसा भी कोर्स होता है। आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी और आप इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपकी मन की तैयारी हो गई थी कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। उस वक्त आपको किसी ने फोर्स भी नहीं किया था कि आप करो, आप एडमिशन ले लो, आप करो। आपको सिर्फ उन्होंने उसके फायदे बताए थे कोर्स के, जो आज भी आपके माइंड के अंदर है। तो वो सब फायदे जानकर या आपकी जो करियर को एक अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक अच्छा पैटर्न या अच्छा करियर को एक अच्छा सा होने के लिए आपने उसके लिए एडमिशन लिया होगा। हर एक का एडमिशन लेने की जो वजह है या जो एडमिशन लेने का जो हर एक की जो डिमांड है वो अलग अलग है। उस अनुसार आपने एडमिशन लिया होगा। तो आप जब अभी मतलब लास्ट मोमेंट पे आप खड़े हो, आपके 4 दिन के बाद एग्जाम की शुरुआत होने वाली है। तो पहली तो बात होती है कि आपका आत्मविश्वास जो है वो आपका कम नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मराठी में भी कहूँगा, बात करूँगा की काय होतं की आत्मविश्वास हा म्हणण्यासाठी प्रत्येकाच्या म्हणजे हा वैयक्तिक बाब आहे आत्मविश्वासाची. पण तुम्हाला जर एक व्यवस्थित मार्गदर्शन जर आज पूर्ण वर्षभरामध्ये किंवा 6 महिन्यामध्ये जर फॅकल्टीकडून लाभलेलं असेल, या आपको जो फैकल्टी जो मेंबर्स है उनके जरिए आपको गाइडलाइन मिला हुआ है। आपकी किताबें भी आपके पास है, आपको अच्छी क्वेश्चन बैंक भी दी हुई है, या आपकी एग्जामिनेशन भी आपके तरीके से होने वाली है। मोबाइल पे आपकी एग्जाम होगी या लैपटॉप पे आप एग्जाम दे सकते हो।
आप जहाँ हो, जहाँ बैठ कर भी, आप घर में बैठ कर भी एग्जाम दे सकते हो। ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल किया हुआ है। तो ये आपकी सब चीजें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। तो आखिर में 90% सब यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी सब कुछ दिया है, और आखिर के जो 10% है वो सिर्फ और सिर्फ आपके होते हैं। और जब आप 10% की बात करते हो तो आपका खुद के ऊपर का, हम कह सकते हैं कि खुद के ऊपर का जो विश्वास है, अगर वो कम होते जाएगा या उसके ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, तो यहाँ पे आप की जो एग्जाम है, तो एग्जाम को अप्रोचमेंट है, वो आपका गलत हो जाएगा। देखो, एग्जाम तो हर एक के जीवन में आती है। आपने फर्स्ट ईयर से माना पहले से, आप जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के आपका जो भी ग्रेजुएशन तक या पीजी तक यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है, उन्होंने बहुत सारी एग्जामिनेशन दी हुई है। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो इतनी मतलब हम कह सकते हैं कि आपने जितनी भी एग्जाम दी, आपने अप्रोच में दिया हुआ हो, उससे तो ये एग्जाम बहुत ही इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। डिफिकल्ट कैसे हो सकती है? अगर आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी, अगर आपने क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ा, आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ये एग्जामिनेशन आपको डिफिकल्ट ही लगेगी। कौन सी भी परीक्षा के लिए अगर आप जाते हो और आप क्लासरूम में बैठे हो और एग्जाम लिखने के लिए शुरुआत करते हो, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी मतलब तैयारी नहीं हुई है, तो आपको पसीना आएगा, आपको लिखने के लिए आपका पेन भी क्या हो जाएगा, ऐसा मूवमेंट करने लगेगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स बिहेवियर रहता है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की और एग्जाम देने के लिए बैठा है, तो उसको उसमें कुछ भी मतलब मालूम नहीं होगा, या उसको कुछ लिख नहीं सकता। यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे कि इस साल हम एग्जाम के लिए अप्रोचमेंट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं क्या, या रिपीटर का फॉर्म भर के हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं क्या। एक्चुअली आपको तो एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा के लिए अगर आप पूरे तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं दिया, तभी भी आपको सेकंड ईयर में एडमिशन तो मिलेगा। सेकंड ईयर की भी एग्जामिनेशन होगी, उस समय आप फर्स्ट ईयर की भी एग्जाम साथ में दे सकते हो। दोनों भी ईयर की पढ़ाई पढ़ करके आप एग्जामिनेशन के लिए अप्रोचमेंट कर सकते हो। पर एक बात, ये सब आपके हिस्से में मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा एक सवाल का जवाब आप दे रहा कि आप कल जिंदा हो या आपका कोई मतलब कुछ हो सकता है बॉडी को, इसकी आप गारंटी दे सकते हो क्या? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसमें से मैं 6-7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सेकंड ईयर में 2 स्टूडेंट्स ने अपना शरीर छोड़ा है कोरोना के पीरियड में, थर्ड ईयर में एक ने, फर्स्ट ईयर में भी दो दो तीन लोगों ने, तो टोटल मिला के 7 से 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी सेंटर लेवल पे उन्होंने, मतलब हम जब ये लिस्ट पब्लिश हुई थी तो कोऑर्डिनेटर ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है विकास भाई की अभी ये स्टूडेंट्स नहीं रहे। हमारे कोऑर्डिनेटर भी है जो बेलापुर के सुधाकर भाई है, वो भी कोरोना के टाइम में उनको अटैक आया और कोविड के पीरियड में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो हम गारंटी तो नहीं दे सकते खुद की, तो हम एग्जाम की क्या गारंटी दे? हम आपके लिए तो देखो क्या होता है कि हमने तो आपके लिए सब कुछ यहाँ पे जो भी बेस्ट पॉसिबल है आपको दिया हुआ है। आपकी अभी बारी है, आपको उस बेस्ट पॉसिबल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना और आपके एग्जामिनेशन में आप अपियर होना। कभी भी ये सोचना नहीं है क्योंकि कल किसने देखा हुआ है या आज सबको पता है। हर एक के जीवन के अंदर परीक्षा तो आती ही रहेगी, पर परीक्षा का जो सामना करना है या परीक्षा को परीक्षा जैसा मतलब रख करके उसको रिस्पेक्ट दे करके पढ़ाई कर करके आपको एग्जामिनेशन देनी है। देखो, पढ़ाई जो मैं आपको बोलता हूँ, अब अभी तक भी ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती रहती है, मतलब किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने किताबें पढ़ी है, असाइनमेंट भी लिखा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी किया हुआ है। ऐसे भी हमारे लगभग 60 to 70% स्टूडेंट्स हैं।
तो उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो आपकी एग्जामिनेशन अच्छी ही जाएगी। देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसका आपको फियर फैक्टर नहीं लेना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो बहुत इजी रहता है। मैंने आपके आज ग्रुप के अंदर मैंने वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में है, उसका भी मैंने आपको भेजा हुआ है, तो वो भी आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर भी हमने भेजा हुआ है। अगर डेट ऑफ बर्थ क्लियर क्लियर नहीं है तो रजिस्टर मोबाइल नंबर से भी आप एग्जामिनेशन को शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास हमने इस साल क्या हुआ कि डेमो टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, पर डेमो टेस्ट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अकबर अवेलेबल नहीं है तो आप एक दो बार आपकी पीपीटी है वो जरूर देखना। उसमें आपको बहुत इजी वे में आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन कैसी देनी चाहिए और ऑनलाइन कैसा उसको अप्रोचमेंट होना चाहिए। इसके लिए भी सिस्टर अमिता ने बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस लिया हुआ है, और आपको जो भी आपके पास जो भी क्यूरीज थी उसको भी उन्होंने सॉल्व करने का प्रयास किया हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमने तो आपको, हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने तो आपको बहुत कुछ दिया है, आपके तरफ से ही उसका अटेंशन होना जरूरी है। देखो अभी मैं ये सब एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपसे ये सब बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब वैल्यू एजुकेशन के लिए जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो आखिर जब वो एडमिशन लेने के बाद उसको तुरंत किताबें चाहिए रहती है। तो किताबें जब आती है तो उस अनुसार वो पढ़ाई के लिए शुरुआत करता है। फिर पढ़ाई के अनुसार वो क्लासेस भी ज्वाइन करता है। फिर उसकी घर की क्योंकि क्या है, आप जो भी स्टूडेंट्स हो उसका अगर हमने देखा कि जिनका ग्रेजुएशन हुआ है वो भी स्टूडेंट हैं, जिनका ट्वेल्थ पासिंग है वो भी स्टूडेंट्स हैं। तो कुल मिला करके आपका जो भी एग्जामिनेशन आप या सॉरी एडमिशन जो भी कुल मिला करके हुआ है वो बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स हो। आप सभी जो स्टूडेंट्स हो बहुत अच्छे से मैच्योर हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल भी अच्छी है। यहाँ पे सरेंडर सिस्टर्स भी बहुत सारे हैं कि जिन्होंने इस कोर्स के लिए एडमिशन लिया हुआ है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो 22 को रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के समय संडे को है, बाद में आपको मंडे की एग्जामिनेशन की शुरुआत होगी। तो बहुत सारे सरेंडर से सिस्टर को सेवाएं भी रहती है। पर आप आध्यात्मिकता के अंदर आपने एडमिशन जब लिया था तो आपने पूरे साल पढ़ाई किया था, या पूरे जो भी आपने प्रयास किया था वो प्रयास सब आपको यहाँ पे काम में आने वाला है। क्योंकि हमारी जो एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसके अंदर आपको एक सवाल पूछेंगे और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, और 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो ये जो पैटर्न रहता है बहुत इजी रहता है, पर बहुत काम एंड क्वाइटली उसको अप्रोचमेंट करना जरूरी है। अगर आप एग्जाम के लिए अप्रोच होते हो और बहुत आप मतलब हरी हरी करते हो, बहुत जल्दी जल्दी करते हो, तो आपको अच्छा मतलब आपको अगर उसका आंसर आता भी होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस अनुसार आप एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत स्वीटली और बहुत काम क्वाइटली आपको उसको अप्रोचमेंट करना है। अभी डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन के लिए अगर सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो सिलेबस के बारे में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। उस टोटल 6 सब्जेक्ट्स में आपका जो 6 नंबर का जो बुक है तो उसकी एग्जामिनेशन का टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है। तो आपको उस टाइम टेबल के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि उसका टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कैसे एग्जाम लेनी है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जिस प्रकार से एग्जाम लिए थे उसके अंदर हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि लास्ट ईयर हमने फोन कॉल करके एग्जाम लिए थे वो। पर इस साल हम यूनिवर्सिटी ने हमको कहा हुआ है कि आप गूगल मीट के प्रयास द्वारा विद्यार्थी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जिस स्टडी सेंटर्स पे जो बड़े स्टडी सेंटर्स है वहाँ पे अगर ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन अगर एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं कोऑर्डिनेटर, तो वो भी ऑफलाइन माध्यम से वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। पर आपका वाइवा जो रहेगा आपको वाइवा ऑनलाइन जरिए देना पड़ेगा एक्सटर्नल एग्जाम
एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका वाइवा लेगा। तो ये सब बुक नंबर 6 का जो भी पैटर्न रहेगा उसका हम एक क्लास लेंगे जब आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन खत्म होगी। तो उसको उसके बारे में अभी आपको कुछ सोचना नहीं है। जितना भी आपका बुक नंबर 6 आपने लिखा हुआ हो उतना आपको लिख करके उसको साइड में रख देना है। अभी उसके बारे में आपको कोई भी सोचना नहीं है। तो ये बात आपकी 6 नंबर बुक की हुई। तो आपके बाकी के जो 5 सब्जेक्ट्स है उसके बारे में अभी आपसे मैं बात करूंगा। देखो अभी 5 सब्जेक्ट्स में मेरी जितनी जानकारी है और हमने जब पेपर सेटिंग किया था उसके अंदर जो भी सेटिंग के टाइम हमने जिस प्रकार से किया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसकी आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अ, अभी मैं जाऊंगा कि जो हमारी 5 किताबें उसमें से 3 किताबें की ओर। उसमें से 3 किताबें जो है वो ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग के माध्यम से बनाई हुई हैं। जो 3 किताबें और 2 किताबें रहती है वो मुक्त विद्यापीठ की ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें है। आपकी जब एग्जामिनेशन होगी उसके साथ उनकी भी सेम सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन होने वाली है। तो उनका पेपर और हमारा पेपर दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि हमारा पेपर हमारे जो भी काउंसलर है फैकल्टी मेंबर है उन्होंने सेट किया हुआ है। तो टोटली दोनों पेपर में बहुत डिफरेंस है। उनकी एग्जामिनेशन हो चुकी है, हमारी एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग है। हमारी जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किया हो फैकल्टी ने तो उसमें 300 क्वेश्चंस निकालते हैं और 300 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर आपका जब सिलेक्ट करता है सॉफ्टवेयर जब रहता है आपका पेपर सिलेक्ट करता है तो आपके हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग पेपर्स रहते हैं। उसका पेपर का पैटर्न सेम है पर क्वेश्चन जो भी रहते हैं तो अलग अलग तौर के ऊपर कंप्यूटर ने सिलेक्ट किए रहते हैं। तो हर एक का पेपर अलग रहता है। दूसरी बात है कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस को 2 मार्क्स हैं। तो उस अनुसार आपको वहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। तो टोटली आपका जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये मैं जब कल एडवांस डिप्लोमा का क्लास ले रहा था तो मैंने पूछा था कि 100 आउट ऑफ 100 किस किसको मार्क्स मिले हुए हैं। तो ये ऑनलाइन पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है जिसके अंदर आप अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हो क्योंकि हर एक मन स्टूडेंट्स की इच्छा क्या रहती है कि जिंदगी में एक पेपर के अंदर तो हमको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलना ये बहुत ही खुशी देने वाली बात है स्वयं को और स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है। और आज के जो भी स्टूडेंट ज्वाइंट हुए हो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस स्टूडेंट्स में से अंदर एटलीस्ट 30-40% स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने की कोशिश करे और मिल सकते हैं। और किस विषय में कौन से सब्जेक्ट में मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा तो पहला मैं आपके जो भी सभी के माइंड में YCMU के जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो आपको टोटल 2 सब्जेक्ट्स है, एक है OPN 101 उसका नाम है अध्ययन कौशल्य और HEN 101 उसका नाम है फाउंडेशन कोर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, भाषा का परिचय हिंदी और इंग्लिश। अभी ये जो OPN 101 है अध्ययन कौशल वो 3 भाषा में है, हिंदी मराठी और इंग्लिश। ठीक है, तो उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। देखो अभी ये OPN 101 है उसमें क्या है, उसमें आपको स्किल सिखाया हुआ है, लेखन कौशल्य है, राइटिंग स्किल है, देन आपको वाचा कौशल्य है, देन मतलब पढ़ने का तरीका है। तो जो भी आपकी इसमें जो स्किल बताए हुए हैं तो अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे और आपको कोई सवाल पूछेगा तो सवाल बहुत ही इजी लगता है। अभी अगर एक दो सवाल आपके अगर इसमें अगर आप देखोगे कि आपके पास क्वेश्चन बैंक है उस अनुसार आप जाओगे तो आप बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स हो तो आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल है। तो मैं समझता हूँ कि आपको उस समय क्या करना है कि आपकी जो किताब है उसके अंदर आपको समरी दी हुई है और समरी के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर आपको सरावासाठी प्रश्न, हाँ, जो क्वेश्चंस फॉर मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं।
उस क्वेश्चन के आधार से ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। क्योंकि क्या क्या होता है कि उसके अंदर जो भी मतलब प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनके तीन ऑप्शंस हमने निकालने हैं और उस अनुसार हमने क्वेश्चन सेट किया हुआ है। अभी ये करना क्यों जरूरी था, क्योंकि मैं अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछता है, अगर ये क्वेश्चन है कि लिखने के समय आपको कौन सी मतलब जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा आपण कोणती काळजी घेतली पाहिजे, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो आप उसका बहुत सारा जवाब आप लिख सकते हो, एक पेज दो पेज भी लिख सकते हो। पर अगर स्पेसिफिकली अगर आपको सवाल पूछते हैं और चार ऑप्शन देते हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एटलीस्ट एक एक बार तो आप किताबों को गो थ्रू करो, नहीं तो क्वेश्चन बैंक को भी आप एक बार तो पढ़ो। बिना पढ़े हुए आप एग्जाम के लिए अगर जाओगे इस पेपर के लिए, पास तो आप 100% होंगे, पर आपको जो भी एक्सपेक्टेशन थ्रू आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अध्ययन कौशल्य में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आखिर की जो इसमें लाइब्रेरी का सेक्शन है, देन कंप्यूटर का सेक्शन है, देन कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी है, रैम का मतलब क्या है, तो ये अनुसार आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। लाइब्रेरी के सेक्शन में भी लाइब्रेरी का महत्व क्या है, लाइब्रेरी में भी आप किताबें कैसे आपको सर्च आउट कर सकते हो, तो ये सब कुछ क्या मेथड है। तो ये मेथड को भी आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है। तो अध्ययन कौशल्यों को जो संपदा डॉक्टर संपदा संत मैडम है, तो उन्होंने वो नहीं नहीं, अध्ययन कौशल्य का आपने किसी ने अगर आपका वीडियो आप फैकल्टी ने अगर आपका लिया होगा, तो आपको क्या करना है, उस लेक्चर को आपको एक एक बार तो आपको सुनना है। तो आपको यूट्यूब के ऊपर जो टेक्नोलॉजी अभी बनी हुई है, उस समय आप कभी भी आपको सुन सकते हैं और उस अनुसार आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट आता है HEN 101। तो HEN 101 फाउंडेशन कोर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, और तीनों भाषाओं के लिए सेम सब्जेक्ट है। आज मैंने ग्रुप चेक किया तो डिप्लोमा के ग्रुप में अमिता सिस्टर ने एक दो क्वेश्चन बैंक भेजी हुई हैं। देखो, इसमें भाषा का कुछ सीमा नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम का हो तो भी आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा के में ही क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी भाषा के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश भाषा के 25 क्वेश्चंस, तो दोनों मिला करके आपको आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको जवाब देना होता है। अगर आप इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर मैं कहता हूँ इंग्लिश से भी थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी मीडियम आता है। क्योंकि हिंदी के मतलब हिंदी का अगर आप किताब देखोगे तो किताब का पेजेस है वो बहुत ही शॉर्ट है, कुछ मिला करके 70-75 पेजेस की किताबें हैं। तो उस अनुसार आपकी किताबें जो बनी हुई है, तो हिंदी भाषा के अंदर एक यूनिट के लिए कुछ 10 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। तो आपने अच्छी तरीके से अगर क्वेश्चन बैंक को पढ़ा, या अमिता सिस्टर ने जो भी दिया हुआ हो उसको अगर आपने पढ़ा, तो हिंदी भाषा में कम से कम आपको 50 आउट ऑफ 40 और 46 इतने मार्क्स मिल सकते हैं। अभी रही इंग्लिश भाषा के परिचय में, तो इंग्लिश भाषा में आपकी किताबों के अंदर जो अमिता सिस्टर ने या किसी ने भी क्लासेस आपके लिए होंगे, तो उस क्लासेस के अंदर भी आपको बोला गया है कि आपका जो वोकेबलरी जो है वहाँ पे दिया हुआ, उसको आपको जरूर पढ़ना है। अभी उसमें क्या होता है कि जर आपण मराठीमध्ये म्हणलं की तळ असेल आणि डबकं असेल, तर डबकं आणि तळ, तर तळ म्हणतो आपण त्याला, काय म्हणतो त्याला अपन हिंदी में बात कर सकते हैं, उसकी झील कहते हैं। हाँ, और अभी उसको ही इंग्लिश में कहेंगे तो डबकं जो असेल तर त्याला आपण इंग्लिश मध्ये पॉन्ड म्हणतो, पॉन्ड। तो उस अनुसार आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सवाल वो पूछते जाएंगे। देन आपको कुल सचिव कौन कहते हैं, रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, वाइस चांसलर कुलगुरु को क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, या हम कह सकते हैं कि जो ग्रह तारे, उनको एटलीस्ट आपको वोकेबलरी जो दी हुई है उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में
एटलीस्ट मैं समझता हूँ 25 में से 15 या 16 क्वेश्चंस वोकेबलरी के ऊपर ही आते हैं। उस अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाद में मैं ये कहूंगा, इंग्लिश के अंदर समानार्थी और विरुद्धार्थी, ऑपोजिट ऑपोजिट या इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो इंग्लिश में अभी कोई वर्ड्स रहता है, उसके समांतर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स क्या है, वो भी आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपको छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपको टिक मार्क करना है, तो आपको राइटिंग में कुछ लिखना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो एटलीस्ट जो भी सवाल रहेंगे उस अनुसार आप सवाल को पढ़ करके आपको इतना तो ध्यान में आएगा कि सवाल का मीनिंग क्या है। और इस सब्जेक्ट्स के अंदर जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, हाँ, मैं आप एक बात ये नोट करना, जिनका ग्रेजुएशन हुआ है या जिनको इंग्लिश के अंदर उनका कमांड है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेट आप 98 या 96 के ऊपर भी मार्क्स आप ले सकते हो। तो 98 या 96 मार्क्स, तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। HEN 101, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसका आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स मिल सकते हैं। ये दो सब्जेक्ट के बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका वैल्यूज फॉर मीनिंगफुल लिविंग, जिसको हम सार्थक जीवन के लिए मूल्य कहते हैं। देखो, ये सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को थोड़ा कम मार्क्स भी मिल सकते हैं, पर क्यों क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि नहीं, सॉरी, थर्ड सब्जेक्ट है मेथड ऑफ मेडिटेशन एंड राजयोगा। 2 मिनट, हाँ जरा। हाँ, मेथड ऑफ मेडिटेशन एंड राजयोगा, ये सब्जेक्ट्स है। अभी ये सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स को थोड़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो अष्टांग योगा जो बताया हुआ है, देन अनुभवातीत मेडिटेशन पर बताया हुआ है, देन विपश्यना मेडिटेशन है, देन अष्टांग योगा के जो 8 नियम आसन जो बताए हुए हैं, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। देखो, राजयोग के बारे में तो हर एक को पता है, क्योंकि राजयोग क्या है, राजयोग की विशेषता क्या है, राजयोग का मीनिंग क्या है, देन अशरीर स्थिति क्या है, और राजयोग का पूरी जानकारी आपको सतयुग क्या है, त्रेता द्वापर, देन संगम युग क्या है, परमात्मा का परिचय क्या है, ये सब राजयोग के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके टॉपिक के अंदर देखा जाए तो 6 नंबर से चालू शुरुआत होती है, आखिर के टॉपिक है। तो उसको आपको अभी भी मैं कुछ सवाल पूछूं तो आपको इजीली आप उसका जवाब दे सकते हैं। पर मेथड ऑफ मेडिटेशन में आप राइट डाउन करना आपकी किताब के अंदर कि जब आप इसकी पढ़ाई करोगे, मेथड ऑफ मेडिटेशन एंड राजयोगा, ध्यान अभ्यास की विधि है और राजयोगा, अगर इसकी आप पढ़ाई करते हो तो आपको पहले 3 या 4 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बार थ्रू आपको गो थ्रू होना है। अगर आप ग्रुप में पढ़ाई करते हो, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स ग्रुप में भी पढ़ाई करते हैं, या कुछ ऐसे स्टडी सेंटर है वहाँ पे जो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर है वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनसे भी वो क्वेश्चन बैंक रिवाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर ने भी ये कोर्स किया हुआ है। तो उस अनुसार अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट हो तो वहाँ पर भी आप जा करके अपनी कुछ बातों को क्लैरिफाई कर सकते हो। आज के जमाने में, ऑनलाइन के जमाने में, आप किसी से फोन के ऊपर भी, आपका जो भी कलीग्स रहेगी या आपका कोई भी स्टूडेंट्स पहचान का रहेगा, उनसे भी आप फोन के ऊपर बात करके, आप एक दूसरों को मदद करके भी, आप उसको गाइडलाइन देकर भी, आप एक दूसरे से मदद करके आप एग्जामिनेशन, सॉरी, ये पढ़ाई आप कर सकते हो। तो ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे पास उस समय यूट्यूब नहीं था, या कुछ क्वेश्चंस हमको मतलब सिर्फ क्लासेस ही थे, तो ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्डिंग हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो एक अच्छी बात यह है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक एक बार, दो दो बार भी ये क्लासेस सुन सुन के आप एग्जामिनेशन को आप अप्रोचमेंट कर सकते हो। तो ध्यानाभ्यास की विधिया और राजयोग ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक स्पेसिफिकेशन बहुत है। तो इसके में भी आप 90 के अबव मार्क्स ला सकते हो।
मेरा एक अनुभव ऐसा है कि जो 4 नंबर की जो किताब है, सार्थक जीवन के लिए मूल्य, तो ये किताब थोड़ा कंफ्यूजिंग किताब है। क्योंकि हम जब ये जो क्वेश्चन के जब आंसर हम सेट कर रहे थे, तो आंसर सेट करने के समय थोड़ा क्या था कि उसको ट्रिकी कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा स्टूडेंट्स जब सिलेक्ट करेगा राइट को सॉरी राइट आंसर जब सिलेक्ट करेगा, तो कंफ्यूजन बहुत होने वाला है। तो ये सार्थक जीवन के लिए मूल्य एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर जो 7 वैल्यूज दिए हुए हैं, तो ये 7 वैल्यूज में थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहेगा। अगर शांति के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसका जब जवाब आप ढूंढोगे तो बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको पहचान में आएगी। तो ये 7 यूनिट जो है थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहेगा। पर सार्थक जीवन के लिए मूल्य के लिए जो पहले 3 यूनिट है, या 3 या 2 यूनिट है, जिसके अंदर यूनिवर्सल वैल्यूज है, वैल्यूज का मीनिंग क्या है, देन वैल्यूज के टाइप क्या है, तो ये आपको स्कोरिंग के लिए कर सकते हैं। उसके ऊपर एक भी क्वेश्चंस अगर कोई पूछता है, तो इसका आपको करेक्ट जवाब देना है। क्यों क्यों देना है? क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड सवालों के आंसर हैं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक थ्रू गए, तो आपको इमिडिएटली सवालों के जवाब आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उस अनुसार ये सार्थक जीवन के लिए मूल्य के लिए आप अप्रोचमेंट कर सकते हो। अभी ये जो किताब है, ये किताब का फायदा ये भी है कि बुक नंबर 6 के अंदर जब आप अपने अनुभव लिखते हो, उस अनुसार भी आपको ये जो किताब है आपको हेल्पफुल रहेगी। बाद में 5 नंबर की किताब है आध्यात्मिकता की खोज, जिसको हम एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो उसके अंदर भी थोड़ा पहले जो 4 यूनिट है वो बहुत स्पेसिफाई है। इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि विचार कितने टाइप के विचार रहते हैं, देन एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है, आध्यात्मिकता किसको कहते हैं। तो उस अनुसार आपको वहाँ पे जो ड्रामा व्हील है, जो सृष्टि चक्र है, उसके बारे में भी वहाँ पे मतलब स्पेसिफिकेशन है। और आध्यात्मिकता की खोज के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट्स है जो स्पिरिचुअलिटी से निगड़ित है, वो आपको क्लैरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं ये आपको किताबों का क्यों बोल रहा हूँ, कि आखिर एंड पॉइंट क्या है कि आपकी एग्जाम बहुत मतलब एग्जाम बहुत इजी रहने वाली है। पर क्वेश्चन बैंक का भी एक लिमिटेशन है। क्वेश्चन बैंक भी आपको एक लिमिट तक आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई सोचता है कि मैं मेरा मोबाइल ऑन रखूंगा और नीचे क्वेश्चन बैंक भी रखूंगा और उसको देख करके मैं एग्जामिनेशन अपियर हो जाऊंगा, तो देखो, हम तो हम तो आप तो स्टूडेंट्स हो और आपकी स्टूडेंट्स लाइफ है। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार भी आते हैं, कॉपी करने के आएंगे, या डर कर भागने के विचार आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो जीवन के अंदर ऐसे विचार आते हैं। तो आपका इस समय एग्जामिनेशन जो रहेगा वो खुद का एग्जामिनेशन है, माना खुद की एग्जाम है। तो अभी अगर आपने उसको अच्छी तरीके से टैकल नहीं किया, और आपकी जो भी घबराहट है अगर उसने उसको आपने खत्म नहीं किया, तो आगे चल कर के सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए सेम फियर फैक्टर आपका कैरी फॉरवर्ड करोगे। देखो, आपको अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उसके अंदर एक अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। और आपने अगर कॉपी करके या कुछ और तरीके से आपने अच्छे मार्क्स लाए, तो उसका एक सेटिस्फेक्शन जो आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा का जो भी कोर्स पैटर्न है, वो टोटली बाबा की मदद से ही हमने रचा हुआ है। जब ये किताबों किताबों का जब ये चल रहा था कि कौन सी किताब किसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो खुद पांडिमणि भाई ने कहा था कि उस समय हमको अन्नामलई यूनिवर्सिटी की किताबों का हमारे पास रेफरेंस था। पर ये जब यश ब्रह्मा की जो YCMU की जब किताबें का सेटिंग चल रहा था, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से किताबों को एक एक सेट किया हुआ है। अगर आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि हमको डायरेक्टली सेकंड ईयर के लिए एडमिशन मिल सकता है कि आप सेकंड ईयर के लिए एडमिशन दो।
पर फर्स्ट ईयर का अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर के पास कैसे एडमिशन ले सकते हो। अभी हमने जब सेटिंग किया था सिलेबस का, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक चीज माना क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको खुद को समझने के लिए फर्स्ट ईयर है, जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो आत्मा के वैल्यूज है उसकी आपकी पढ़ाई है। जो 7 वैल्यूज है, अगर आप आध्यात्मिकता की खोज आप किताब पढ़ोगे तो एक्चुअली आध्यात्मिकता और धार्मिकता के अंदर कितना कंफ्यूजन है वो आपको इस किताबों के अंदर एकदम क्लैरिटी मिलेगी। अभी भी जीवन के अंदर लोग धार्मिकता को ही बढ़ावा देते हैं, पर एज अ स्पिरिचुअलिटी को अगर देखते हैं तो आध्यात्मिकता को बहुत ज्यादा मार्क्स है, जिसके अंदर कोई भी धर्म, जाति, पंथ, संत, गुरु और भगवान सबका उसमें क्या है, एक एक सूत्रीय जो नॉलेज है वो आध्यात्मिकता के अंदर है, जो स्व से चालू होता है। तो स्व का परिचय आपको आध्यात्मिकता की खोज में मिलता है। अगर आप ध्यानाभ्यास की विधियां और राजयोग का पढ़ाई पढ़ते हो तो उस किताब के अंदर आपको देखो, किताब हमने ज्यादा बहुत बड़ा भी कर सकते थे या बहुत सारा उसके अंदर डाल भी सकते थे, पर उतना जरूरी नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन चाहिए उतनी ही किताबें हैं। टोटल मिला करके सभी किताबें 135 पेज, 140, 200 पेज की भी एक भी किताब नहीं है। तो मेरा ये कहना क्यों है, क्योंकि हर एक किताब बनाते समय ये प्रिकॉशन लिया गया था कि स्टूडेंट्स को जो इम्पोर्टेंट है वही हम दे। ज्यादातर बाहर की चीजें दे करके क्या फायदा। अभी अष्टांग योगा अगर देखोगे तो अष्टांग योगा जब बीएमएस के स्टूडेंट्स रहते हैं या डॉक्टर रहते हैं तो उनको 2-2 साल अष्टांग योगा पढ़ते हैं जी, जिसके अंदर यम नियम आसन क्या है। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे दुनिया के अंदर कि इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जो हमारे जो चक्र है जो शरीर के अंदर है, 7 चक्र है, जो उसके भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अनुभवातीत मेडिटेशन तो बाहर के दुनिया के अंदर बहुत फेमस है। विपश्यना अगर जाओगे तो बहुत सारा उसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। ओशो मेडिटेशन भी बहुत सारा है, पर हमको एक्चुअली नेसेसरी उसका स्रोत क्या है उतना भी हमको पता चल गया तो भी अपने को नॉलेज सफिशिएंट है। हमको फोकस किसको देना है, राजयोग मेडिटेशन के अंदर, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है और सभी मेडिटेशन से थोड़ा अलग है, जिसके अंदर परमात्मा से डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करना और कनेक्ट करके उसके शक्तियां कैसे स्वयं के अंदर लेना और स्वयं को कैसे परिवर्तन करना। तो जो जो स्व परिवर्तनशील मेडिटेशन है उसको राजयोगा मेडिटेशन है। तो ये सब किताबें जब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी उसके अंदर मिलती है। तो ये नॉलेज आपको यहाँ तक सीमित नहीं रखना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर की आपकी डिप्लोमा वैल्यू एजुकेशन की स्टडी आपने पूरी की तो फिर उसका मीनिंग क्या है, उसका महत्व क्या है। मुझे एक स्टूडेंट्स ने मेरे को फोन किया था कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर मैं फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट करती हूँ तो मुझे आगे चल करके इसका क्या फायदा है। या तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, आप कोई भी ज्ञान लेते हो या कोई भी आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आगे चल करके उसका क्या फायदा होगा ये देखने के बजाय वर्तमान स्थिति में आपको उसका क्या फायदा है ये आपको देखना है। आज के जीवन के अंदर या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई मेडिकल का स्टूडेंट्स हो वो भी आज क्या है, पॉलिटिशियंस में है। आज कोई फार्मेसी का स्टूडेंट्स हो, अगर उसका अगर आप देखोगे तो वो अलग। फिर अगर मेरा आपने स्टडी देखा तो मैं फार्मेसी का स्टूडेंट्स हूँ। 4 साल मैंने फार्मेसी पढ़ा हुआ है, कैसी दवाइयाँ किसको काम में आती हैं। अभी भी मैं प्रिस्क्रिप्शन देख करके मैं कह सकता हूँ या मुझे इतना नॉलेज है कि आगे के पर्सन को कौन सी भी बीमारी है। पर मैं फार्मेसी का स्टूडेंट्स हूँ तो मेरा तो नॉलेज मेरे पास है ना। उस अनुसार अभी मेरा वर्तमान स्थिति में मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर मैं वाईसीएम के कोलैबोरेशन का जो भी कोर्स है अभी वो मैं संभाल रहा हूँ, तो उस समय तो मैंने ये सोचा नहीं था कि आगे चल करके मुझे ये कोर्स का क्या फायदा होगा। देखो आपकी डेस्टिनी क्या होगी ये आप बोल नहीं सकते, पर जो नॉलेज आपने प्राप्त किया हो वो आपको जीवन के अंतिम समय तक काम में आने वाला है। अगर मूल्यों की जहाँ पे जरूरत है और मूल्यों के बारे में अगर किसी को कुछ बोलना हो तो मैं समझता हूँ हमारे स्टूडेंट्स
खुद खड़े होकर के एटलीस्ट 1 घंटे तक मूल्य के बारे में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े वैचारिक लोग हैं, अगर वो वैल्यूज के बारे में उनको बोलने को कहा, तो वो वैल्यूज कौन सी बात करेंगे? कि जो जीवन के अंदर जो नम्रता, ईमानदारी, ऐसे वैल्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। पर हमारे जो स्टूडेंट्स वैल्यूज की डेप्थ के अनुसार बात करेंगे। तो ये हमारी क्या है, इस सब्जेक्ट्स की, पूरे सब्जेक्ट्स की या कोर्स की क्या है, प्राप्ति है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एज अ स्टूडेंट्स, अगर आपने 1 साल अगर पढ़ाई किया हो, तो आपने जो पढ़ा हुआ हो, अगर उसका महत्व, इम्पोर्टेंस अगर आपको नहीं है, तो दुनिया के अंदर किसी को भी महत्व नहीं है। तो आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई पढ़ रहे हो। और उस अनुसार आप दूसरों को जब आप उस पढ़ाई के बारे में बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका सुनेगा ही। अगर आप किसी के पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे या हिस्ट्री के बारे में बात करोगे, तो आपको इग्नोर कर सकता है। पर अगर आपने वैल्यू एजुकेशन के ऊपर या मूल्यों जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, उस अनुसार आपने फैमिली मेंबर्स को अगर आपने उसको पढ़ाया, आपको उसका जो भी आपने पढ़ा हुआ उसको शेयरिंग किया, तो 100% क्या करेंगे, वो सुनने ही वाले हैं। YCMO के जो किताब है ना, तो उसके अंदर एक अध्ययन कौशल्य किताब है। तो अगर पढ़ाई कैसे पढ़नी है, आपको लेखन कैसा करना है, अगर आप किताब पढ़ते हो तो किताब कैसे पढ़नी है, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हो। अगर आप हाउस वाइफ हो, तो अपने बच्चों को भी आप बोल सकते हो कि आप छोटे से समय के अंदर आप पूरी किताब को भी कैसा पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन भी कैसे करनी है। अगर आप पेपर लिखते हो, तो लिखने के समय भी आपको पेपर कैसा लिखना है, ये पूरी जानकारी। आप श्रवण कौशल्य, जब आप किसी का सुनते हो, अगर मैं आपको तो देख नहीं रहा हूँ, पर आप मुझे सुन रहे हो, तो श्रवण कौशल्य, यहाँ पे कोई भी सुन भी रहा हो, तो कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके हाथ में क्या रहेगा, नोटपैड रहेगा, और कुछ पॉइंट है वो ऐसे क्या करते जाएंगे, टिक मार्क या राइट डाउन करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये श्रवण कौशल्य है। तो ये सब हमको, जो YCM की जो भी किताब है, वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमको सिखाया नहीं गया था। हमको डायरेक्टली स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है, हिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है। पर उस समय आपको वो पढ़ना भी कैसे है, ऐसा कोई किताब ही नहीं थी। तो जब आप ये डिप्लोमा की स्टडी करोगे, तो ये अध्ययन कौशल्य की किताब आप हमेशा अपने साथ रखना। अगर देना चाहते हो, शेयरिंग करना चाहते हो, तो आप उसको अपने बच्चों को भी शेयर कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो। तो उस अनुसार आप शेयर कर सकते हो। जो हिंदी और इंग्लिश भाषा का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कि देखो मेरा अभी कम्युनिकेशन क्या था, हिंदी में था। मेरी मदर टंग क्या है, मराठी है, और इंग्लिश का भी मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। पर अगर आप इंदौर में गए या किसी भी और कंट्रीज में गए, सॉरी कंट्री में नहीं, कुछ किसी देश में गए, समझो आप, सॉरी, आप दिल्ली में गए, इंदौर में गए, या आप यूपी में गए, वहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली भाषा है। तो जब आप हिंदी लैंग्वेज में बात करते हो, तो उसकी शुद्धता इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको शुद्धता में आप कैसे बात कर सकते हैं, तो इसकी नॉलेज आपको क्या मिलती है, हिंदी भाषा की जो आप किताब पढ़ते हो उसके अंदर आपको मिलेगी। इंग्लिश भाषा के अंदर उन्होंने इंग्लिश ग्रामेटिकल बोला हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर उन्होंने आपको इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, और इंग्लिश भाषा आप कैसे बोल सकते हैं, उस अनुसार आपको फ्यूचर टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, वो आपको सिखाया वहां पे जाता है। पर आपके एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा नहीं जाएगा ज्यादातर, प्रेजेंट टेंस में क्या, प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, ये आपको वहां पे मतलब क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछेंगे। जो भी आपको हमने बोला है, उस अनुसार आपको वोकेबलरी के अंदर ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं। तो ये सब बातें जो है, ये किताबें हमने क्यों डेकोरेट की हुई है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट्स, जब आप किताबें आपके हाथ में आती हैं, तो फिर से वो पढ़ाई पढ़ना, किसी को तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उनकी किताबें सामने आती है कि उनको नींद आने लगती है। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं कि किताब पढ़ते पढ़ते उनको बहुत बोरिंग होने लगता है। तो हमने उस विचार से किताबें ऐसे सेट की हुई है कि आपको किताबें पढ़ते समय आपको बोर ना हो। आप, क्योंकि क्या है, किताब नहीं पढ़ रहे हो, आप स्किल पढ़ रहे हो। जब स्किल या कौशल्य की जब बात की जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारे नॉलेज हमको मिलने की शुरुआत होने लगती है।
फर्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट्स हो, जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तो सेकंड ईयर में भी हमने मैं और मेरा सामाजिक वर्तन, देन सॉफ्ट स्किल जीवन कौशल्य, देन यशस्वी जीवन के लिए मूल्य क्या है, देन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए सिद्धांत क्या है, और एक बुक नंबर 6, ऐसे हमने आगे चल करके किताबें बनाई हैं। तो आप सेकंड ईयर में भी जाओगे तो आपको ये सिलेबस आप बहुत एंजॉय करोगे। हमेशा यही याद रखना कि आप किसी दूसरों के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और इसका फायदा ना आपको सेंटर पे आपको किसी को आगे चल करके आप मतलब आप बोलेंगे कि मैंने ये पढ़ाई की दीदी अभी मैं बहुत ज्ञानी बन गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने हर रोज हमको क्या करता है, पढ़ाई पढ़ाता है मुरली द्वारा। और हमेशा हमको आत्माभिमानी स्थिति का, देही अभिमानी स्थिति का हमको पाठ पढ़ाता है। आज के मुरली में भी आपने अशरीरी स्थिति का हमको भगवान ने पाठ पढ़ाया। अशरीरी स्थिति के लिए हमको कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनना है वो हमको पाठ पढ़ाया। पर हमने उसको जीवन में कितना उसको इस्तेमाल किया, इसके ऊपर हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते। क्योंकि भगवान हमारी एग्जामिनेशन परीक्षा ऐसे बैठ कर तो नहीं लेता। हमको बोला हुआ है कि हमारी 1 सेकंड की परीक्षा होगी, आखिर की समय की परीक्षा होगी, कैसी क्या होगी। तो भगवान तो हमारी पढ़ाई, हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, ज्ञान बिंदु हमको ज्ञान चक्षु दे दे रहा है। और जहाँ पे आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आखिर के एंड में आपकी एग्जामिनेशन होने ही वाली है। उस अनुसार यहाँ पे डिप्लोमा की एग्जामिनेशन आपको 23rd से है, और 23rd में से आपको 27 तक 5 आपको किताबों के एग्जाम है। आपके पास 5 आवर्स है, मतलब 5 घंटा आपको एग्जाम देने के लिए चांस है। आप जब अप्रोचमेंट करते हो और एग्जाम के समय आपका अगर मोबाइल स्विच ऑफ होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, पासवर्ड डाल के, आप जहाँ से भी एग्जाम आपका डिसकंटिन्यू हुआ है वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास ऐसे 3 चांसेस है, 3 के ज्यादा आप चांसेस डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि एग्जाम शुरुआत होने के लिए आइडियल टाइम क्या है, तो 8:30 AM, 8:30 AM या से 9-9:30 तक आप एग्जामिनेशन को शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हम हमसे बात करके या दूसरों से बात करके, या अगर आपके पास गूगल क्रोम वर्क नहीं कर रहा तो मोजिला फायरफॉक्स एक ऐसा सॉफ्ट ये आता है, मतलब एक सिस्टम आता है। तो प्रोसेसिंग सिस्टम आता है, उसको भी आप डाउनलोड करके रखो आपके मोबाइल के अंदर। तो अगर गूगल क्रोम काम नहीं कर रहा तो आपको डाउनलोड करना है। तो उस अनुसार हम आपको अच्छी तरीके से गाइडलाइन दे सकते हैं। तो आपके पास 2-3 घंटा बच जाता है जिसके अंदर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने 12:30 को एग्जामिनेशन शुरुआत की तो उसके पास कितना है, हाफ एन आवर्स है। तो हाफ एन आवर्स में वो कितना करेगा, तो उसको भी हम गाइडलाइन नहीं दे सकते। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, आप इसके अंदर दो। आज मैंने यूनिवर्सिटी से थोड़ा बात जो भी है उनके, जो उनसे बात किया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो हम उन्होंने हमको कहा है कि लैंग्वेज का आपको इंग्लिश, मराठी और हिंदी 3 लैंग्वेज है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इंग्लिश, मराठी और हिंदी। उस समय आपको सिलेक्ट करना है। आपको जिस मीडियम में किताबें आई हुई है उस मीडियम में अगर आपने सिलेक्ट किया वो बहुत अच्छा है, दूसरे मीडियम में आप सिलेक्ट नहीं करना। क्योंकि क्या है कि एक दो स्टूडेंट ऐसे है, पर भी नहीं क्या, 2-3 स्टूडेंट ऐसे है कि उनके थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। उनको किताबें हिंदी मीडियम में आई थी पर उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, फिर उन्होंने बोला कि हमको मराठी में ही चाहिए, पर उन्होंने फॉर्म भरते वक्त हिंदी मीडियम डाला था, पर अभी उन्होंने पढ़ाई मराठी मीडियम में की है। उस अनुसार अगर उसको चेंज करना हो आइन मौके पे आप चेंज कर सकते हो, पर उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि लास्ट ईयर में ऐसा उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, दिस ईयर में उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ हो। जब हमारा पहला पेपर जब होगा तब हमको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। अ, बाद में आपका फोटो का प्रॉब्लम क्या आ सकता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब आपका फोटो डिटेक्ट नहीं हो रहा हो तो आपको वहाँ पे एक रेड ऑप्शन में मार्किंग
दिया हुआ रहता है कि आपको आगे की स्क्रीन के लिए जो भी आपका फोटो है वो स्कैन करके आपको आगे की स्क्रीन के लिए जाना हो तो उसको क्लिक करके आप आगे के लिए एग्जाम के लिए प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें और एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब मैंने ये वीडियो आज सुना, जो वाईसीएम के जो एक लेडी प्रोफेसर उन्होंने बनाया है, उसके अंदर बुक मार्क करके है। बुक मार्क माना क्या होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगता हो तो उसको आपको टिक नहीं करना, उस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हो। अगर वो भी आपको डिफिकल्ट है तो उसका समय न गमा करके आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अप्रोचमेंट कर सकते हो। और आपने पूरे 50 क्वेश्चंस आपने देख लिए तो आपने जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पे टिक टिक करके आप देख सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। वहां पे जाकर के क्लिक करके आप अच्छे आराम से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। एक जरूरी बात यह है कि आपको समय से पहले सबमिट टेस्ट को करना है। अगर आपने एंड टेस्ट का ऑप्शन नहीं क्लिक किया तो क्या क्या होगा, एंड टेस्ट का ऑप्शन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो आपके जो भी मार्क्स है उसके अंदर एनरोल नहीं होंगे। आपके जो भी मार्क्स है वो कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करेगा। इस समय पे कोई स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स भी आते हैं, तो वो आपको केयर लेना है। अगर कोई क्वेश्चंस के आंसर 4 में से आपको टिक करेंगे तो वो टिक करके वो ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन होने के बाद हमको पता चलता है कि क्या हुआ, उसका आंसर हमने दे दिया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। तो आप क्या करना, एक दो बार वो वीडियो देखना, और एक दो बार वीडियो देख करके अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो हमारे एमकेसीएल डिपार्टमेंट के जो अमिता सिस्टर है, तो अमिता सिस्टर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या उनके जो वीडियोस जो बनाए हैं, पीपीटी बनाई है, उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। मेरे से भी आप व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज डाल सकते हैं। अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा हो तो उस समय आप कैसे भी करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपके एग्जाम के लिए मैंने जितना हो सकता है आपको गाइडलाइंस दिया है। एग्जाम की शुरुआत करने से पहले आपको 2 मिनट परमात्मा की याद करनी बहुत जरूरी है। उसका बहुत शुक्रिया अदा आपको करना है, क्योंकि उसके नॉलेज के ऊपर ये क्वेश्चन आप पढ़ाई पढ़ रहे हो। परमात्मा ने जो भी नॉलेज दिया हुआ हो वो डिग्री के हिसाब से अभी फॉर्मुलेशन में आया है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बीए का डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास अब तक 4 बैचेस पास आउट हुए हैं, और 4 बैचेस में से हर साल हमको स्टूडेंट्स फ़ोन करके बोलते हैं कि हम इंटरव्यू में जाते हैं तो ये डिग्री का हमको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप डिप्लोमा की भी पढ़ाई पढ़ते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन मिलता है, जो आप अपने रिज्यूम के अंदर, बायोडाटा के अंदर आप लगा सकते हो। अगर एडवांस का पढ़ाई पढ़ते हो तो एडवांस का भी सर्टिफिकेट होता है, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, आपके रिज्यूम में या बायोडाटा में आप लगा सकते हो। तो जब इंटरव्यू का समय आता है तो आपकी ये सब डिग्रियां देख करके सामने वाला भी आपको बहुत अच्छी नज़र से, या आपको क्वेश्चनिंग का पैटर्न है उसका पैटर्न चेंज होता है, और एक कोर्स के बारे में ही ज़्यादातर लोग पूछते हैं। ये तो आपके इंटरव्यू की बात हो गई। अगर आप ये 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो कहाँ भी कौन सी भी स्ट्रीम में जहाँ पे वो नेसेसरी बीए का जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे आप ये कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास एक क्लर्क है जो ड्राइवर की ड्राइविंग करता था गवर्नमेंट ऑफिस में, मेरे ऑफिस में था। तो उसने ये पढ़ाई पढ़ी और इस पढ़ाई के अनुरूप उसको फिर क्या मिला, उसको प्रमोशन मिला और अभी वो क्लर्क के पोजीशन पे है। एक जो स्टूडेंट्स है उसने बीए एलएलबी किया है, लॉ भी उसने पढ़ा हुआ है, या अपने कोर्स करने के बाद उसने लॉ पढ़ा, और लॉ लॉ पढ़ने के बाद अभी वो वकील की प्रैक्टिस कर रहा है। एक स्टूडेंट है उसने बीएड किया, बीएड के बाद अभी एमएड कर रही है, वो भी उसको बहुत इसमें फायदे, मतलब उसको बहुत इसका फायदा हुआ हो। तो ये कोर्स बहुत नया कोर्स है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको संभाल के रखना है। आपकी मार्कशीट आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलेगी, उसको आपको संभाल के रखना है। सर्टिफिकेशन आपको संभाल के रखना है। और उसके लिए जो भी प्रोस्पेक्टस है, कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप कहाँ भी कौन से भी जगह से मुझे फोन कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने के लिए आपसे प्रतिबद्ध हूँ।
तो मेरा आज का सेशंस मैंने यहाँ पे 45 मिनट, कितना 49 मिनट्स हुआ है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। उसके पहले हमारे सेशंस के अंदर जो आज का सेशन उसके अंदर एक मीनाक्षी दीदी हैं जो भोर सेंटर से हैं। मीनाक्षी दीदी आप ज्वाइन किया है आपने? जी। हाँ, तो जी हाँ। मीनाक्षी दीदी जो है उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। भोर सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो हम हमसे लास्ट 2 साल से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या था कि मेरा जब फर्स्ट विजिट हुआ था भोर के लिए, तो मैंने वहाँ पे सेशन लिया था। फिर बाद में कोविड का पीरियड चला तो मैं वहाँ पे ज़्यादा तो जा नहीं सका। पर हमेशा हम न्यूज़ में देखते हैं कि भोर में बहुत बारिश होता है, पानी आता है। और वहाँ पे उन्होंने आशा वर्कर्स जो है, आशा वर्कर्स को उन्होंने प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया। तो उनके कुछ अनुभव हैं वो आपसे शेयर करेंगे। मीनाक्षी दीदी आप बात करो। जी। ओम शांति सभी स्टूडेंट्स और जो भी कोऑर्डिनेटर्स और साथ साथ हमारे भाई जी विकास भाई जी, अमिता दीदी जी और पूरे टीम को भी मैं भोर सेंटर की तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि वैसे तो आईसीएम यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा खुद का ये फील्ड बहुत पसंदीदा फील्ड है। मैंने टीचिंग भी किया हुआ है लौकिक में और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जब सीमा दीदी जो हड़प सर से है, उन्होंने मुझे थोड़ा फोर्स करके आप करो, आपकी इतना अच्छा इसमें इंटरेस्ट है तो करो। तो 2 साल हो रहा है, बहुत अच्छे अनुभव भी है। और साथ में जो स्टूडेंट्स है हमारे पास जो आए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें आशा वर्कर्स और जो भी आंगनवाड़ी सेविका वो भी है और वर्कर्स मतलब सुपरवाइजर भी है। तो और भी बाकी मना और क्षेत्र के भी है फील्ड के। लेकिन सभी को फर्स्ट ईयर थोड़ा कंफ्यूजन था एग्जाम के समय, क्योंकि सबको ये अचानक से आया हुआ पेपर था कि ऑनलाइन। तो सभी सेंटर पर आए हुए थे और बहुत अच्छी तरह से सबने हमको भी कोऑपरेट किया। हम और हमारे साथ हमारे सेंटर पर जो समर्पित रामचंद्र भाई जी है और दूसरे और भी आए थे, तो पुरुषोत्तम भाई भी है। बहुत अच्छे तरह से स्टूडेंट्स को मतलब एग्जाम देने के लिए साथ सहयोग देकर के किया कराया। स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छी तरह से किया और साथ दे करके किया। कोई पहले थोड़े 10-15 मिनट सबको थोड़ा डर भी था, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो सब खुश हो गए। और बस कुछ स्टूडेंट्स का जो जब अभी अभी विकास भाई जी ने बताया ना कि 2 बारी ये करना था कि सबमिट करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये नहीं हुआ था और एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि अपने आप ही सबमिट हो गया। वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि मेरा अभी एग्जाम क्या होगा, लेकिन सभी पास हो गए। एक ही स्टूडेंट ऐसा था जो घर में दिया हुआ था, अपने ही घर में बैठ के। उनको कुछ कंफ्यूज हुआ तो नहीं दे पाए, मतलब नहीं हुआ, तो वो फेल्यूर हुआ। बाकी सब अच्छी तरह से किया और सभी को ये स्टडी जो है अभी पे भाई जी ने बताया कि इसमें पहला जो है वो एग्जाम फर्स्ट ईयर का पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन है। मतलब आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से ब्रह्मा कुमारी का जो पहला लेसन है। तो सबको अभी इतना अच्छा लग रहा है, सभी अनुभव बता रहे हैं कि दीदी ये स्टडी हम पहले से क्यों नहीं अच्छी तरह से कर पा रहे थे या क्यों नहीं ध्यान दिया इतना। अभी जब किताबें खोल रहे हैं, थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब सबका अच्छा ही रिजल्ट है और सभी असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं और 6 नंबर का बुक भी कुछ पूरा हो रहा है और सबका अच्छा। और एक कोविड मतलब पॉजिटिव स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि मेरे पहले तो युगल को हुआ था, फिर मैं भी आया, फिर मेरे बच्चों को भी हुआ था, लेकिन जब मैं ये आया, ये ऐसा समय आया जो टेंशन वाला था, लेकिन उसी समय बस बाबा बाबा मतलब शिव बाबा को याद कर रहे थे और इतना अच्छी तरह से मेडिटेशन करके कराया भी परिवार वालों को।
तो ये थैंक्स इतना बारी बोला है, अभी भी वो बोलते हैं कि जब भी मुझे चांस मिलेगा, अगर आप कहे तो विकास भाई के सामने भी मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे ये स्टडी का बहुत बहुत फायदा हुआ है। मैं मेडिटेशन खुद कर रहा था और मेरे परिवार को भी करा रहा था कि आप बिल्कुल डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमको सब, हम सब पीर मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह इन लोगों को रखा हुआ था, शायद उन्होंने बोला था। तो फिर भी ये मेडिटेशन का सेशन जो है, या कोई भी इसको मिस नहीं करना प्लीज, क्योंकि जो सेशन होते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से सभी जो हमारे फैकल्टी होंगे, जो पढ़े हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं, वो बड़े दिल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। और जो भी सूचनाएं आती है उसके ऊपर फॉलो करो। और क्या होता है, चलो जो भी परिस्थिति है, कोई काम मतलब जैसे कि नौकरी करते हैं तो कभी कभी सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो भेज दिए जाते हैं, वो जरूरी है कि आप देखो। कभी कभी ऐसे होता है कि दीदी ऐसे हुआ, हमने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बड़ी शांति से करते हैं। हमारे पास तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हों की कोई मतलब ये नहीं है कि फिरियाद नहीं है, फरियाद नहीं है, बस दोनों तरफ से अच्छी तरह से वो करे कि जो भी सूचनाएं मिलती है करते हैं। तो मेरी तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है, हर सेशन को पूरी तरह से सुनो या फिर बाद में सुनो वीडियोस के द्वारा, और फॉलो करो। और जो भी सिखाया जाता है, इतने अच्छी तरह से क्लासेस, हमने भी कुछ कुछ क्लासेस अटेंड किए हुए, अमिता दीदी और बाकी जो भी है अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, आप भी करो। और बाकी विकास भाई जी, थैंक्स आपका, क्योंकि आप आ नहीं पा रहे हो। हमारे सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक बार तो विकास भाई जी को आ करके हमारे सामने मिलना है, हमको बहुत अच्छी तरह से उनका थैंक्स भी करना है और उनसे सामने सामने सुनना है, और हमको भी उनको सुनाना है कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा अगर भाई जी सामने आते हैं तो। और बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। ये आज का सेशन भी अच्छा रहा। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि उनके ये प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट्स है ना घर में, तो इसीलिए वो मोबाइल नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे बाबा के बच्चे हैं, मना जो अभी स्टूडेंट है वो बहुत गांव देहात, मतलब जैसे एकदम गांव में है, रेंज नहीं मिलती है। तो वो लोग आते हैं स्टूडेंट हमारे पास भोर में सेंटर में, और वो एग्जाम देते हैं। स्टडी के लिए भी खुद अपनी तरफ से ऑफर करते हैं कि दीदी हमारी एक दिन हफ्ते में 2 दिन ऐसे आप ले लो क्लासेस। तो इस तरह से वो सब खुद अपनी तरफ से ऑफर भी करते हैं और हम लेते भी है क्लासेस। बस इस साल नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन का जैसे कि कड़क लॉकडाउन का हुआ ना, इसलिए। नहीं तो पिछले साल हमने बहुत अच्छी तरह से क्लासेस लिए हुए थे और सबका रिजल्ट भी अच्छा है। ओके, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति मीनाक्षी दीदी। अभी हम आगे के सेशन के लिए जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा आपने बताया, उस अनुसार सभी स्टूडेंट्स तो करेंगे ही। तो किसी के अभी कोई सवाल है तो सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने के लिए। हेलो सर, ओम शांति। हाँ बोलिए सर। सर, जो अभी हमको सेंटर पे भी जो कोऑर्डिनेटर में बोला गया है कि आगे हमको सेकंड ईयर का जो एग्जाम एडमिशन लेना है, तो उसके लिए सिर्फ आप बता सकते हैं कि सेकंड ईयर में भी ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो क्या है ना, जब ये कोर्स डिजाइन हुआ था, तो कोर्स डिजाइन होने के, अभी आप माइक्रोफोन स्विच ऑफ करो। अब मीनाक्षी दी आप भी माइक्रोफोन स्विच ऑफ करो। हाँ, देखो अभी जब ये कोर्स की बात हुई थी, तो ये कोर्स जो बना हुआ है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। अभी आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है ना कि उसके अंदर अगर आपको कोई हम पूछे सवाल कि सतयुग सतयुग का मीनिंग क्या है या कलयुग का मीनिंग क्या है, तो उसके ऊपर आप 1-2 पेजेस, 2-3 पेजेस आप लिख सकते हो। तो हमने वहाँ पे
यूनिवर्सिटी से बात की थी कि इतना सब कुछ अगर स्टूडेंट ने लिखा जो आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, तो इतना सब कुछ लिखने के बाद वो पढ़ना, उसको जज करना कि ये राइट है या लॉन्ग है, तो उस अनुसार बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये जो पैटर्न जो बना हुआ है, ये पैटर्न हमको 80-20 का तो हमारे कोर्स के लिए लागू मत करो, हमारे कोर्स के लिए 100 का पैटर्न लागू करो, जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव पैटर्न उसका हमें करने के लिए परमिशन दो। तो उस समय के जो भी सीओई थे डॉक्टर दिनेश भोंडे करके, तो बहुत टेक्नोलॉजिकली पर्सन में बहुत एडवांस के थे, मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 की। तो उन्होंने फिर एक एमकेसीएल से बात करके उनका एमकेसीएल थ्रू अभी का जो एमएससीआईटी का जो एग्जामिनेशन होता है, वो पैटर्न हमको उन्होंने चूज करने को कहा। उस अनुसार हमने माउंट आबू में पूरा जाकर के पूरे टीम बुला करके उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे हमारे जो फैकल्टी मेंबर उन्होंने क्वेश्चन का अपना सेटिंग किया। तो 2013 से अब तक हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होती है। और देखो कैसे होता है कि परमात्मा मतलब ओपन यूनिवर्सिटी में यह ऐसा पहला कोर्स है जो सक्सेसफुली ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से रन होते जा रहा है। और आज के जीवन के अंदर, वर्तमान स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि लास्ट 2 साल से अगर हम देखते हैं तो ऑनलाइन के अंदर बहुत अपग्रेडेशन आ गया है और मोबाइल के ऊपर भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। इससे पहले हमारे एग्जामिनेशन होती थी वो कंप्यूटर पे होती थी, हम एमकेसीएल के जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वहां पे जाकर के हम एग्जामिनेशन देते थे। तो आगे चल कर के भी ये कोर्स जो टोटली ऑनलाइन ही होगा, आप 3rd ईयर तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी रीति से पढ़ सकते हो। ठीक है ना भाई साहब? और कुछ किसी के सवाल है? ओम शांती सर. हाँ, ओम शांति। मला हाँ, विचारायचं दीपाली होतं मॅडम की बोलिए। हा मी बोला बोला दीपाली मॅडम। फर्स्ट इयरला मी ऍडमिशन मराठी मीडियम मध्ये केलेली आहे आणि आता सेकंड इयरला ऍडमिशन साठी मी हिंदी मीडियम घेऊ शकते का? हा, तुम्ही घेऊ शकतात जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन करतात। तर बघा, तुमच्यासाठी मी ना एक ग्रुप वरती एक इमेज पाठवलेली आहे। त्या इमेज मध्ये असं आहे की तुम्हाला जर सेकंड इयरला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्ही YCMU चे रजिस्टर स्टुडंट आहात, इतकं तुमचं क्वालिफिकेशन सफिशियंट आहे। तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं SSC मार्कशीट जोडायचं नाही आहे, 12वीचं जोडायचं नाही आहे, कुठलाही नाही। तिथे फक्त जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन घेणार तेव्हा तिथे इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट म्हणून येतं, एकच तुम्हाला सर्टिफिकेट, इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेटच्या जागी तुम्हाला ही इमेज जॉईन करायची आहे आणि तुमचं ऍडमिशन तुम्हाला कन्फर्म करायचं आहे। ऍडमिशन कन्फर्म करताना तुम्ही त्याच्यात काय चेंज करू शकता, तर पहिलं चेंज, तुम्ही तुमच्या प्रोफाईल मध्ये कुठल्याही प्रकारचं चेंज करू शकत नाही, म्हणजे तुमच्या नावात बदल करू शकत नाही, तुमचं कुठल्याही प्रकारचं फोटो तुम्ही पुन्हा चेंज करू शकत नाही, तुमची सिग्नेचर तुम्ही चेंज करू शकत नाही, मोबाईल नंबर तुम्ही चेंज करू शकत नाही। तर तुम्ही चेंज काय करणार आहात, तर तुम्हाला चेंज करण्यासाठी विद्यापीठाने तुमचं स्टडी सेंटर, जे तुमचं अभ्यास केंद्र जे आहे, ते जर तुमची कुठे बदली झाली असेल तर तुम्ही अभ्यास केंद्र चेंज करू शकतात। नंतर तुमचा जो नेचर ऑफ मीडियम आहे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हे तुम्ही चेंज करू शकतात। आणि या 2-3 गोष्टी तुम्ही चेंज करून तुमचं 5 मिनिटात तुम्ही तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म करू शकतात। ऍडमिशन घेताना जर तुमच्याकडे आता फीज सफिशियंट नसेल तर तुम्ही ऑनलाईन जाऊन ऍप्लिकेशन तुम्ही करून टाका आणि नंतर तुमच्या जवळ जेव्हा फीज येईल तेव्हा तुम्ही 15 दिवसात किंवा 1 महिन्यामध्ये तुम्ही ती फीजचा ऑप्शन तो पेंडिंग राहतो, तर तो फीज मध्ये तुम्ही नंतर फीज तुम्ही भरू शकतात। पण ऍप्लिकेशन जोपर्यंत वेळ आहे, विद्यापीठ देत आहे परमिशन, तोपर्यंत ऑनलाईन ऍप्लिकेशन करणं गरजेचं आहे। ठीक. आणि मोबाईल नंबर जर चेंज झाला असेल तर तो बदलायचा की नाही? आता याबाबत थोडंसं जरा मला निश्चितता नाही आहे। जर तुम्ही सेकंड इयरला ऍप्लिकेशन ऍडमिशन करत असाल, तिथे जर मोबाईल नंबरची जर चेंज साठी ऑप्शन असेल तर तुम्ही अवश्य करा। ठीक आहे. अजून कुणाचे काही प्रश्न आहेत का? ओम शांती विकास भाईजी, हा, ओम शांती। तर ऍडमिशनच्या संदर्भात आता जे नवीन ऍडमिशन होतील किंवा पुराणे जे आहेत केलेले,
त्यांच्या संदर्भात थोडंसं काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही थोडं शेअर करा, जे काही मेसेज तुम्हाला मिळालेले आहेत ते. हो हो, आता आपण काय करणार आहे की ऍडमिशनसाठी बघा, आता आपण काय करतो आहे की आता तुम्ही आता हे जे एक्झामिनेशन जे आहे ना 23 ते 27 तारखेपर्यंतची, ही तुम्ही सक्सेसफुली तुम्ही रन करा. 27 तारखेला जेव्हा तुमची एक्झाम होईल तेव्हा आपण 28, 29 या 1-2 दिवसामध्ये आपण पुन्हा सेशन्स अरेंज करू. त्यामध्ये तुम्हाला मी 2 प्रकारचे गाईडलाईन्स देईल. एक आहे बुक नंबर 6 ची गाईडलाईन्स देईल आणि तुम्हाला नवीन प्रवेशासंदर्भात पुन्हा गाईडलाईन देईल. आणि जे कोऑर्डिनेटर जे आहेत, ज्या कोऑर्डिनेटरसाठी आपण एक मीटिंग अरेंज करतोय, ती स्पेशली फक्त प्रवेशासंदर्भात असेल. हे बघा, आपले जे विद्यार्थी कशा पद्धतीने प्रवेश करतील या बाबतीत कोऑर्डिनेटरला सगळ्या प्रकारची कल्पना पाहिजे. तर हे केंद्र संयोजकांसाठी आपण एक मीटिंग ठेवू, त्याच्यात तुम्हाला व्यवस्थित आपण गाईडलाईन देऊ. माझं असं एक म्हणणं असं आहे की प्रत्येक स्टुडंट्सने ऍटलिस्ट 1 किंवा 2 विद्यार्थी आणणं खूप गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ कसं आहे की आपण समजा कुठे जेवायला गेलो आणि आपण ताटावरती बसलो आणि आपल्याला अगोदरच कोणी विचारलं की अरे भाजीची टेस्ट कशी होती, तर तुम्ही काय म्हणाल, अरे मला थोडी तोंडात तर जाऊन दे माझी भाजी. आणि भाजी जर गेल्यानंतर मला ती खाऊन दे, तरी खाल्ल्यानंतर मी तुला सांगेल ती भाजीची टेस्ट कशी होती. म्हणजे उदाहरणार्थ म्हणजे मला सांगण्याचं असं म्हणणं आहे की जो विद्यार्थ्याने स्वतःने जो कोर्स केला आहे, स्वतः एक्झाम दिली आहे, त्या विद्यार्थ्याने जर दुसऱ्या विद्यार्थ्याला सांगितलं की नाही तू ह्याच्यामध्ये असं कर, हे असं कर, याला तू ऍडमिशन घे, तर त्याचा इफेक्टिव्हपणा खूप जोरदार होतो. म्हणजे माउथ पब्लिसिटी जी आहे ती एक इफेक्टिव्ह साधन आहे या कोर्सच्या माध्यमातून बाकीच्या विद्यार्थ्यांना जॉईन करण्यासाठी. आणि याचं स्वरूप जे पुढे ऑनलाईन अजून कसं आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करता येईल, कारण की युनिव्हर्सिटीने आता त्यांचं डिजिटलाइज त्यांनी असं रूम बनवलेला आहे, एक व्हिडिओसाठी त्यांनी स्टुडिओ बनवलेला आहे. त्या स्टुडिओच्या अंतर्गत सुद्धा जाऊन आपल्याला सेशन्स कसे चांगल्या पद्धतीने डिलिव्हर करता येतील त्यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तर सर्वांना मी निवेदन देईल की प्रत्येकाने ऍटलीस्ट 1-2 तरी ऍडमिशन आणा, आणि जर त्यामध्ये अजून काही प्रश्न विचारलेले असतील तर त्याचे उत्तर आमच्याकडून तुम्ही जाणून घ्या. तर विकास भाई, हॅलो. हा बोला ना सर. विकास भाई, मग हे आपले एक्झामिनेशन झाल्याच्या नंतरच ऍडमिशन करायचं का मग सेकंड इयरचं? हा, आता माझं असं म्हणणं आहे, देखा तुमच्यासाठी ऍडमिशन करणं खूप सोपं आहे. तुम्हाला आम्ही आता फीस पण मागत नाही. तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, तुम्हाला ऍप्लिकेशन तुमचं एनरोलमेंट करून ठेवायचं आहे. तुम्हाला ऍप्लिकेशन करायचं आहे. ऍडमिशन कधी कम्प्लीट होतं, जेव्हा तुम्ही फीस टोटल भरता तेव्हा तुमचं ऍडमिशन होतं. तर माझं म्हणणं काय आहे ना की जोपर्यंत तुमची डेट आहे, डेट नंतर वाढते सुद्धा, तर तुम्ही आता पॅनिक जास्त होऊ नका. तुमची 7 दिवसामध्ये तुम्ही फक्त ऍप्लिकेशन पूर्ण करा आणि नंतर तुम्ही एक्झाम झाल्यानंतर सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, त्याच्यामध्ये फीस भरून तुम्ही तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म करू शकतात. तर तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा ऍप्लिकेशन करू शकतात किंवा स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांच्याशी संपर्क करून सुद्धा तुम्ही त्यांना सांगता की तुम्ही माझं ऍप्लिकेशन करून टाका. ते सुद्धा ऍप्लिकेशन करून टाकतील, कारण की आपले कोऑर्डिनेटर जे आहेत ते खूप सहयोगी आहेत. ते सुद्धा त्यांचे ऍप्लिकेशन तुमचे करून कन्फर्म करून टाकतील. फक्त प्रवेश फी जी आहे ही तुम्ही स्वतः सुद्धा भरू शकतात, ATM द्वारे भरू शकतात, डेबिट कार्डद्वारे तुम्ही भरू शकतात किंवा ऑनलाईन बँकिंग सुद्धा तुम्ही करू शकतात. तर मग ऍप्लिकेशनला काय डॉक्युमेंट सबमिट करावं लागेल सर? ऍप्लिकेशनसाठी मी पुन्हा आज तुम्हाला एक ग्रुपवरती एक तुम्हाला मी इमेज पाठवतो, ती फक्त इमेज तुम्हाला इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट म्हणून जॉईन करायची आहे, बस तेवढंच करायचं आहे. बाकी काही डॉक्युमेंट नाही तुम्हाला. आणि जर ऍडमिशन करायचं असेल तर मग डॉक्युमेंट कोणते? नवीन ऍडमिशनसाठी 12वी पास आणि जन्मतारखेचा दाखला, फक्त दोनच डॉक्युमेंट लागतात. अच्छा, जन्मतारखेचा दाखला. आणि आता सेकंड इयरला? नाही, सेकंड इयरला फक्त एकच तुम्हाला एलिजिबिलिटीचा फॉर्म लागेल. जे मी तुम्हाला इमेज शेअर करेल ना तेच तुम्ही जॉईन करा त्यासाठी सेकंड इयरसाठी. हा, बरं, ठीक आहे, धन्यवाद. ठीक आहे. अजून कुणाचे महत्वाचे काही क्वेश्चन्स आहेत कुणाचे? सर, ओम शांति सर, बोला सर, बोला. जरा एक रिक्वेस्ट था कि जैसा अभी हम लोग ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा डेमो ऐसा आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन रह गए, अभी समझो 4 दिन रह गए, तो उसमें ऐसा आपको 5 क्वेश्चन नहीं, आज क्या हुआ ना, वो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग करके जो भी भले मार्क्स नहीं, हम लोगों ने थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था. हाँ, सही है. डेमो के बहन लिए ऐसा ना, बोल रही थी कि शायद ऐसा रखें, शायद
नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा था, क्या हुआ ना कि डेमो टेस्ट का थोड़ा सा क्या हुआ इस साल ना, उन्होंने मतलब अपने कोर्स के लिए उन्होंने दिया नहीं, मतलब कुछ हमारे पेयर नंबर उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए। तो उनके जो भी फर्स्ट ईयर बीए के जो स्टूडेंट्स हैं ना वाईसीएम के, तो उनके पेयर नंबर है। अगर आपके संपर्क में कोई वाईसीएम का स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर बीए का, रेगुलर कोर्स का, और उसका कोई डेट ऑफ बर्थ हो, तो उस पर अनुसार कर सकते हैं। पर अभी क्या करो आप, डेमो टेस्ट के लिए मत जाओ। आप जो वीडियो जो बोला है ना, वही आप देखो, क्योंकि अभी तक तो उनका कुछ भी मेरे को रिस्पांस नहीं आया है डेमो टेस्ट के लिए। मैंने एक दो बार उनको कांटेक्ट किया है, पर वो शायद उसके लिए मुझे मतलब कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने डेमो टेस्ट के लिए। नहीं उन्होंने इतना ही कहा है कि आपकी जो एग्जामिनेशन हो अच्छे तरीके से जाएगी, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो वीडियो दो तीन बार देखने को बोला, ऐसे बोला उन्होंने। ओके सर, विकास भाई थैंक यू इसलिए सर। क्योंकि वो जो वेब कैमरा का ही थोड़ा प्रॉब्लम आएगा इसलिए देखो क्या है ना, मैं आपको एक अच्छी रीति से बात करता हूँ कि वेब कैमरा का, आपका कैमरा जब आप ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर वो सेल्फी कैमरा जो है ना वो ऑन करके रखना। और आपका जो फोटो जो स्कैन होगा, आप फोटो स्कैन होगा तो आपका जो भी फोटो दिया होगा उस अनुसार आपको स्कैनिंग नहीं होगा। उसके एक बाजू में वहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि अगर आपका फोटो ठीक ठीक से स्कैन नहीं हो रहा तो कृपया ये क्लिक करो। तो ये क्लिक करने का बटन, जब क्लिक करोगे तो आपको जो भी प्रेजेंट फोटो है वो आपका स्कैन होगा, और वो आपको मतलब आगे चल करके आपने एग्जाम दी है ये आपके बारे में वहां पे ये वगैरह मतलब रजिस्टर होगा। तो उस अनुसार आपकी एग्जामिनेशन वैलिड है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। तो वेब कैमरे का ज्यादा टेंशन नहीं लो, ऑटोमेटिकली हो जाता है आगे। नहीं, उस दिन मैम ने कहा था कि वीवो का और सैमसंग के फोन में ही चलेगा तो ऐसा। देखो उन्होंने उन्होंने ये क्यों बताया सैमसंग का फोन और ये फोन, तो उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से लास्ट ईयर तो किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। अगर आपके पास वीवो, सैमसंग, रियलमी कोई भी ऑप्शन होता आप कर सकते। कोई के पास बहुत माना 2G फोन रहता है, 3G फोन रहता है। तो लगभग आपको अगर अच्छा फोन मिलता है, आप उसको थोड़ा यूज करो, आधे पौने घंटे में आपकी एग्जामिनेशन अच्छी मतलब कंप्लीट हो जाएगी। और उस समय अगर किसी का फोन आता है तो आपको फोन लेना नहीं है, तभी भी ध्यान रखो। हाँ, अगर आपकी एग्जामिनेशन चल रही है और किसी का फोन आता है तो आपको फोन को कट करना है, लेना नहीं है फोन को। अगर आपने ले लिया तो फिर से वो डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें होती जाएगी, आपको डिस्टरबेंस भी आएगा। तो एक आधा ठीक पौना घंटा आप थोड़ा किसी का फोन रिसीव नहीं करना, उनको बाद में भी रिसीव करके आप उनको बात कर सकते हैं। ठीक ठीक। देखो ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो बनाई हुई ना, ये आपके फायदे के लिए है। तो कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन रहते हैं, स्पेसिफिकली आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और जिस माध्यम से आप एग्जाम दे रहे हो माना मोबाइल, वो तो आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो थोड़ा सेटिंग कर लो किसी का, मतलब भाई का या अपने पिताजी का या किसी का भी अच्छा मोबाइल हो तो आप उसको यूज करो। हाँ सही है विकास भाई, क्योंकि वो क्यों अभी जो नए एंड्रॉइड है उसमें वेब कैमरे को चालू करना पड़ता है, माना जैसे क्रोमा में जाके चालू करना पड़ता है। ओके ओके, तो आप तो ये उसका बात ठीक से कर सकते हैं। नए मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक से आप उसको मैनेज करो। सिर्फ आपका ब्राउजर जो है, भाई, अगर आपका गूगल क्रोम नहीं आ रहा तो आप एक बार फोन करके फिर फायरफॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। वो आपको हम बोलेंगे बाद में, अगर नहीं हो रहा तो बात करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, भैया ओम ठीक। शांति। एक्चुअली बोलिए बोलिए। मेरे तो मोबाइल पे भी सब क्रोम भी डाल दिया मैंने, फायरफॉक्स भी डाल दिया हूँ, और 4G का भी है, और सैमसंग का भी है। और मैंने हाँ हाँ, डेस्कटॉप की भी व्यवस्था कर दिया हूँ। वहाँ पे कैमरा नहीं है तो वेब कैमरा हम लगा देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपका जो पीसी है वहाँ पे राइट हैंड साइड पे वॉच बेसिंग, जिसमें पीछे से लोग आएंगे जाएंगे, तो बोले वो हम नहीं रोक सकते। तो भैया उसका कैसा? मैडम ने कहा था कि नहीं पीछे नहीं से कोई उसका नहीं जाना चिंता चाहिए। मत करो। जब हमारी लास्ट ईयर एग्जामिनेशन थी ना ये हमने, हाँ हाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। वो आगे पीछे भी जाएंगे ना, तो इतना हाँ हार्ड नहीं है ये, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वाईसीएम हाँ का इतना तुरंत क्लोज नहीं करते हो।
वो सिर्फ हाँ हाँ आपको हाँ अगर पेपर के लिए कुछ प्रॉब्लम आता है और आपने हाँ बहुत आगे चल करके कुछ उसका कुछ आपके डेप्थ गए, तो स्टूडेंट्स हाँ के हाँ। लिए फिर वो बोल सकते हैं कि देखो आपने ठीक से एग्जाम ही नहीं दी, आपके यहाँ अच्छा से ही अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम है। तो उस हाँ अनुसार हाँ। उन्होंने सब कुछ रखा हुआ हो। तो दूसरी ओके बात ओके। यह है हाँ कि आपने अभी 2-3 ब्राउजर आपने हाँ, डाउनलोड करके रखा है। मोबाइल पे डाल दिया हो मैंने, हाँ तो जी। उसमें जो सेटिंग जो है ना, डिफॉल्ट ब्राउजर करके, मतलब आप कोई भी ओपन करेंगे ना तो हाँ हाँ। फायरफॉक्स का ही ओपन होगा। तो ओके। ऐसे नहीं करो कि उसका कोई तो डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं करो। उसको आप क्या करो, सेटिंग के अंदर कौन सा चूज करना है ये आपके ऊपर रहेगा। अगर आपको क्रोम यूज करना है तो आप क्रोम यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स करना है तो फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं। नहीं अच्छा तो कोई भी एग्जाम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वो फायरफॉक्स ही लेगा, ऐसा। उसका अच्छा। थोड़ा तो सा फिर मुझे सेटिंग देख सेटिंग में लेना। जाके क्या बंद करना पड़ेगा फिर, यानी जैसे मेरे को तो फायरफॉक्स बंद करना डिफॉल्ट है मेरा। ब्राउजर करके नहीं, वो जब आप सेटिंग करते हो ना, हाँ जब हाँ आप हाँ कोई भी ब्राउजर डाउनलोड करते हो हाँ तो हाँ। वो आपको पूछता है कि एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर। तो अच्छा। उसके ऊपर टिक किया तो फिर आपको कोई भी आप अ, आगे चल करके कोई भी ओपन करोगे ना तो ओके, फायरफॉक्स ही ओपन होगा, ऐसा। ठीक है, वैसे करता हूँ मैं। ओके ठीक भैया, है। ओम थैंक यू। शांति भाई तो जी। सभी का शायद मेरे ख्याल से ना सबका आंसर मिल गया है सबको अभी क्वेश्चंस के। सर ओम मेरा एक शांति भाई जी। सवाल है बोलिए। कि सर अभी जो सेकेंड ईयर का हम लोग एडमिशन करेंगे सर उसका एक्चुअल फीस क्या रहेगा? हाँ ये अच्छा सवाल है। देखो उसका फीस, वो कंप्लीट फीस जो है ना, विद आपका एग्जामिनेशन फीस, आपका किताबों का ये सब कुछ मिला के यूनिवर्सिटी फीस रहती है 3,200। इसके अंदर फिर आपको स्टडी सेंटर से अगर आप करते हो तो 3,300 में 100 रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लेते हैं, क्योंकि आगे का जो आपका स्टडी सेंटर अप्रूवल रहता है, आपके जो डॉक्यूमेंट चेक करने रहते हैं, तो वो हम स्टडी सेंटर से करवा लेते हैं। तो उनको बहुत उसके एक्यूरेट करना पड़ता है, बहुत अच्छी तरीके से उनको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने अप्रूवल में कुछ गलती किया तो फिर आपका एडमिशन भी क्या हो जाता है, क्या है, रिजेक्ट होता है। तो उसके लिए हम स्टडी सेंटर को बोलते हैं कि आप लगे तो 100 रुपीज स्टूडेंट से ले लेना, पर आपको कोई भी उसमें गलती या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इस बार हमने क्या किया है कि आपको हमने कोशिश की हुई है कि आपकी किताबें जो है, इस साल क्या हुआ, आपकी थोड़ी सी किताबें लेट हो गई थी। हमारा एक्चुअल प्रोसेस क्या रहता है कि हम स्टडी सेंटर पे किताबें भेजते हैं, और भेजने के बाद वो आपको स्टडी सेंटर से किताबें मिलती हैं। तो उसमें क्या टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया है, अगर स्टूडेंट्स कहता है कि हमको हमारे एड्रेस के ऊपर किताब चाहिए, तो हम आपको 100 रुपीज़ लेते हैं किताबों का, अपना कुरियर चार्जेस का हम 100 रुपीज़ आपसे लेते हैं। वो किताबें आपको डायरेक्टली मदुरई से भेजी जाती है, पोस्टल से या कुरियर से। तो उसका जो मदुरई माना क्या, तमिलनाडु से किताबें आती है आपको, तो डायरेक्टली आपके एड्रेस के ऊपर किताबें आपको आ जाएगी। तो आपके सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको किताबें आपके एड्रेस पे चाहिए तो आप स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात करके उनको चार्जेस दे देना, फिर वो हम उनको पेड करके आपके डायरेक्टली एड्रेस पे किताबें भेज देंगे। ठीक है। तो उस अनुसार टोटल मिला करके 3,400 चार्जेस हमने इस बार हमने एप्लीकेशन किया है। कोई भी आपकी लास्ट 4 साल से फीस में कोई भी हमने ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, हर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पर हमारी जो फीस जो है वो हमने यूनिवर्सिटी को उतने ही रखने के लिए कहा हुआ है। उसमें कोई भी ज्यादा हमने लिया नहीं पैसा आपसे। ओके लिए। सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके। ठीक है। फिर एक बार फिर सभी को एग्जामिनेशन की बहुत बहुत मतलब पहले से ही मैं आपको बोलता हूँ कि आपसे मुझे क्या चाहिए, तो एटलीस्ट मुझे एक तो पेपर में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, और मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करना कि सर मुझे आज 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। मतलब आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना, तो आपको रिजल्ट में तुरंत पता चलेगा। तो उस अनुसार आपको तैयारी करनी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके जो 5 पेपर है उसके अंदर आपको अच्छे ही मार्क्स आने वाले हैं। और बुक नंबर 6 का आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। बुक नंबर 6 एक प्रैक्टिकल किताब है, उसका वाइवा होता है प्रॉपरली, तो उसका अभी कुछ भी टेंशन लेना नहीं है। तो पूरा फोकस आपको इस 5 किताबों के ऊपर करना है। ठीक है। ओम शांति भाई जी। गुड नाइट भाई साहब, गुड। मोबाइल नंबर दूसरा यूज किया तो चलेगा ना, लिंक्डइन नंबर छोड़ के? हाँ, क्या बोल रहे हैं?
नहीं, मोबाइल नंबर जो लिंक्ड नंबर है हमारा, हमने जब रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, वो छोड़ के दूसरा क्या तो यूज कर चलेगा ना एग्जाम के लिए? हाँ हाँ, कौन सा भी नंबर यूज कर सकते हैं आप। हाँ, ठीक है।